हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सादगी आईएएस पीसीएस में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बार्टर सिस्टम के बारे में जाना था। बार्टर सिस्टम के बारे में जाना था, नहीं, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जाना था। अब उसी से रिलेटेड ये मुद्रा विनिमय प्रणाली शुरू हुआ, यानी हम इसे कह सकते हैं मुद्रा प्रणाली। अब मुद्रा प्रणाली जब तक हमारा शुरू नहीं हुआ था, मनी सिस्टम जब तक शुरू नहीं हुआ था, तो हम क्या कर रहे थे? वस्तु के द्वारा वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु को प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जब मुद्रा प्रणाली शुरू हुआ तब ये बीच में अब ये श्रम विभाजन का काम करने लगा। श्रम विभाजन मतलब इसने इनकरेज किया किस चीज का? डिवीजन ऑफ लेबर का। डिवीजन ऑफ लेबर, इट मीन्स श्रम विभाजन। अब इसे हम समझते हैं श्रम विभाजन क्या है। जब मुद्रा प्रणाली शुरू हुई तो यह श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिला। कैसे? अब आप मान लो कि राम एक टीचर है और गोपाल एक डॉक्टर है, राइट? और सीता एक कॉल गर्ल है और रहीम ये किसान है। अब इस जगह पे जरा समझने वाली बात है कि ये तो लोग हैं और इनके यहाँ पे ऑक्यूपेशन दिया गया, पेशा दिया गया कि क्या क्या करते हैं लोग। तो पता चला कि राम टीचिंग का काम करते हैं, गोपाल डॉक्टर है, सीता कॉल गर्ल है और रहीम किसान है। सबका कार्य अलग अलग है। ये हुआ लेबर डिवीजन, अलग अलग काम कर रहे हैं सब। अब अलग अलग काम कर रहे तो जरा समझो आप कि राम को टीचिंग करने के बाद जो इनको कुछ मिलता है, अब ये पैसे के रूप में मिलता है। पैसे के रूप में नहीं, मुद्रा के रूप में। अब इसे चावल धान गेहूं नहीं मिल रहा, इसे क्या मिल रहा? पैसे मिल रहा। अब आप देखो, जब इसे पैसे मिल रहा तो पैसे से क्या काम करेगा? रहीम के पास जाएगा, इसका जो इच्छा होगा, जो चीज चाहिए होगा, धान गेहूं चावल गोभी, वो इससे खरीदेगा और इसको यह मुद्रा देगा राम। और रहीम क्या करेगा? इसे इसकी पूर्ति, इसे इसकी जरूरत की सामान ये पूर्ति करेगा। इट मीन चावल देगा, कुछ भी जो इनकी जरूरत होगी। तो मुद्रा लिया और इसने क्या दिया? चावल दिया। तो आप देखो कि ये अपने काम में लगा है, ये अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मुद्रा विनिमय प्रणाली हो रहा है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं हो रहा, मनी सिस्टम हो रहा और सब अपना अपना काम कर रहा है। ये लेबर जो है डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, सब अपने अपना काम में लगा हुआ, उसे उस तरह पैसा मिलता, पैसे के बदले में अपनी जरूरत की सामान मिलती है। अगर ऐसा ना हो, अगर ये सीता जाए रहीम के पास कि भाई मैं मुद्रा दे रहा हूं, आप मुझे चावल दे दो, ये कहना मैं चावल नहीं दूंगा, चावल लेना है तो 10 केजी टमाटर लाओ तभी मैं आपको चावल दूंगा। तो ये सीता क्या बोलेगी? तो फिर छोड़ो, जब मुद्रा का वैल्यू नहीं है तो क्या करेगी? ये जिस चीज में ये काम कर रही है इसको छोड़ के सोचेगी कि चलो भाई अब अपना बागीचे चलो और वहां पे जाके चावल की खेती करते हैं हम। तो इट मीन्स कि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली हो तो फिर लेबर डिवीजन नहीं होगा, फिर ये अपना काम छोड़ देगी, फिर वो अनाज उगाएगी। उसी तरह गोपाल अपना काम छोड़ देगा, डॉक्टरी में जो इसका पेशा है और इस पेशे में जो इनको पैसा मिलता है और पैसे के बदले में जो अपनी जरूरत की सामान लेता है, तो फिर ये अपना काम छोड़ देगा। राम टीचर है, टीचिंग में जो पैसा मिलता है फिर उसने अपना काम छोड़ देना, फिर वो दूसरे काम में लग जाएगा। इसी तरह ये वस्तु विनिमय प्रणाली फिर ये लेबर डिवीजन को रोक देगा। तो ये लेबर डिवीजन जब नहीं होगा तो एक दूसरे की नीड, जरूरत पूरी
नहीं हो पाएगी उतना जितना कि लोगों को चाहिए। तो इसी कारण ये मनी सिस्टम या मुद्रा प्रणाली लाया गया। अब आगे समझते हैं हम लोग कि मुद्रा क्या चीज है, मुद्रा से क्या क्या कैसे होता है, उसका वैल्यू क्या है। अब आप देखो कि हमने समझा कि बार्टर सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, उसको प्रोत्साहन नहीं करेगा, बट मनी सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अब आप एक चीज देखो, मुद्रा लेते हैं, मान लो इस जगह पे ये 2000 का एक नोट है, राइट, और इस जगह पे 500 के एक नोट है, राइट, ये 500 के दो नोट हैं। 2000 रुपये में घर किराए में मिलता है, एक घर किराए में मिलता है। अगर इससे कम हो 2000 से तो घर किराए में नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि आपको घर अगर किराए में लेना है तो 2000 रुपये पेड करने होंगे। या फिर आप इसको ऐसे समझो, किसी चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक गाय लेते हैं, एक गाय की कीमत 2000 रुपये है। इट मीन्स कि एक गाय अगर आप खरीदोगे तो आपको ये 2000 रुपये देने होंगे, या फिर एक गाय अगर बेचोगे तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब गाय का वैल्यू, इसका मूल्य क्या हुआ, 2000 बराबर हुआ। 2000 रुपये में एक गाय मिलेगी और एक गाय में 2000 रुपये मिलेगी। उसी तरह आप इस तरह समझो कि दो 500 के नोट है, इसे हम कर देते हैं 4 500 के नोट। अब 500 के 4 नोट हैं, ये टुकड़ा में हो गया ना, ये चारों टुकड़ा में हो गया। और जब इस टुकड़े को हम मिलाते हैं तो कितना होता है, बराबर है 2000 के बराबर वैल्यू होता है। तो हम अगर ये 4 500 के नोट देंगे तब भी एक गाय मिलेगी। इट मीन्स 500 के 4 नोट का वैल्यू क्या हुआ, एक गाय के बराबर हुआ। यानी गाय से 500 के 4 नोट मिल सकते हैं, या 4 नोट से हमें एक गाय मिल सकती है। ये आपको समझ में आया कि 2000 को टुकड़ा किए तब भी उनका वैल्यू, उसका वैल्यू क्या हुआ, बराबर रहा। 2000 को अगर टुकड़ा किए तब भी उसका वैल्यू बराबर रहा। बट अब एक चीज समझो, एक हीरा है, हीरा 100 कैरेट का एक हीरा है, एक सिंगल हीरा है, सिंगल हीरा है, हीरा 100 कैरेट का एक सिंगल हीरा है, जिसकी कीमत मान लो 2000 बिलियन है, 2000 बिलियन है। अब आप मानो कि इसे आप टुकड़ा कर दो, इसे आप टुकड़ा कर दो, इसे आप टुकड़ा करो कि 50 टुकड़े कर दो इसका, 50 टुकड़े। जब हमने इसका 50 टुकड़े किए तो इसका वैल्यू था आपका 200 बिलियन। बट जब हम 50 टुकड़े किए तो इसका वैल्यू घट के प्रत्येक टुकड़े का कीमत, इसका एक सिंगल हीरे का कीमत अधिक होता है। जब वो टुकड़ा हो जाता है उसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 150 बिलियन, 150 बिलियन। अब आप सोचो कि एक ही हीरा था, जब वो सिंगल था तो 200 बिलियन उसका कीमत था, जब उसको हम टुकड़े कर दिए, 50 टुकड़े कर दिए तो 150 बिलियन हो गया। इसका मतलब हीरा को अगर हम टुकड़ा करेंगे तो उसका वैल्यू घटेगा। बट जब हम रुपया या फिर कॉइन्स को टुकड़ा करेंगे, कॉइन्स को टुकड़ा करेंगे तो इसका वैल्यू बराबर रहेगा, वैल्यू बराबर रहेगा।
बराबर रहेगा। अब इससे क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बताया हमने। इससे यह बात समझ में आया जो मैं समझा रहा हूं। एक शब्द है आपका इकोनॉमी में पूछा जाता है, ये फंजिबल और नॉन फंजिबल, नॉन सॉरी नॉन फंजिबल। फंजिबल उसे कहते हैं जिसे टुकड़ा करने के बाद भी वैल्यू बराबर रहता है, और नॉन फंजिबल उसे कहते हैं जिसे टुकड़ा करने के बाद वैल्यू कम हो जाता है। इट मीन्स फंजिबल, फंजिबल बराबर, फंजिबल बराबर टुकड़े के बाद भी वैल्यू बराबर, वैल्यू बराबर। जैसे जैसे में हम एग्जांपल ले सकते हैं ना, रुपया या फिर कॉइन्स। बट नॉन फंजिबल में क्या होता है? नॉन फंजिबल में टुकड़े करने से, टुकड़े करने से लॉस वैल्यू, लॉस वैल्यू। तो जिस चीज को हम टुकड़े करेंगे और उसका वैल्यू कम हो जाएगा तो उसको नॉन फंजिबल कहेंगे, और फंजिबल उसे कहते हैं जिसका वैल्यू बराबर रहता है। चलते आगे। तो हमने इसमें सीखा मुद्रा प्रणाली में फंजिबल और नॉन फंजिबल। अब एक हम एमसीक्यू लेते हैं। एमसीक्यू फंजिबल निम्न में से कौन है? से कौन हो सकता है? अब यहाँ पे आप समझो फंजिबल निम्न में से कौन हो सकता है। अब मैं एक एग्जांपल दूं। दो हजार के नोट, सॉरी 2000 के नोट बी, हीरा सी, सोना। अब इसमें से आप आंसर चुनिए अपना। सॉरी इसको एक दो देते हैं, एक दो तीन। अब आपका आंसर यहाँ पे दो आप, केवल एक, बी एक और दो दोनों, दोनों, सी केवल तीन, डी एक और तीन। अब आप इसमें से आंसर दीजिए, इसको पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसे आंसर आंसर दीजिए। यस, होप कि आप समझ ही गए होंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि फंजिबल वो होता है जिसके टुकड़े करने के बाद उसका वैल्यू बराबर रहता है। हमने देखा कि हीरा को टुकड़ा करने के बाद उसका वैल्यू बराबर नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से ये आंसर नहीं होगा। तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, दो जिसमें होगा वो आंसर नहीं होगा, दो ये आंसर हो गए नहीं बिल्कुल। अब हमने देखा कि 2000 को अगर टुकड़े करें
तो 4 नोट होते 500 के, तब भी उसकी वैल्यू कम नहीं होते। उसी तरह सोना को भी अगर आप टुकड़ा करो तो उसका वैल्यू कम नहीं होगा। तो इट मीन्स कि 1 और 3 जिसमें होगा वो आंसर करेक्ट होगा। तो इट मीन्स फंजिबल में कौन कौन होगा, 2000 के नोट और सोना। यस, मैं जो समझाना चाह रहा था यही समझाना चाह रहा था कि जिस चीज का वैल्यू टुकड़ा करने के बाद कम ना हो उसे फंजिबल कहते हैं, और जिसका वैल्यू कम हो जाए उसे नॉन फंजिबल कहते हैं। ये मुद्रा प्रणाली से रिलेटेड इतनी जानकारी पिछली क्लास की उसमें वीडियो मुकम्मल नहीं हुआ था, तो मैं इसमें अपलोड कर दिया। होप कि आप इसे पूरा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं, इसी से संबंधित आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।